में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कथित तौर पे कहा जाए कि संविधान के पहले, यानी कि जैसा कि आपको सबको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ है। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी के साथ में ही 1950 को संविधान के लागू होने के साथ में ही जैसे ही संविधान में 5वीं अनुसूची नामक प्रावधान डाले गए, अनुच्छेद 244(1) को समर्थन करता हुआ प्रावधान 244(1) आपके लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो लीगल हो गए, संवैधानिक हो गया। चूँकि उसके पहले 1950 के पहले कहले, जब तक कि संविधान लागू नहीं था, या फिर 1947 के पहले कहले, आज़ादी के पहले आदिवासी क्षेत्रों में कभी चुनाव नहीं होते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें 1935, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, या उससे पहले की जब बात कर रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में जितने भी 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, और वैसे आदिवासी क्षेत्र जो कि आर्टिकल 370, 371 और 372 में है, वैसे आदिवासी क्षेत्र में जो पूरे देश भर के आदिवासी क्षेत्र की बात तो नहीं कर रही हूँ मैं, आर्टिकल 370, 371, 372 और 5वीं 6ठी अनुसूची में चुनाव नहीं होते थे आदिवासी क्षेत्रों में। और जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, कथित तौर पे कहा जाए कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कहेंगे, सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भारत के संविधान सभा के डिबेट में ज़बरदस्ती लाए गए। चूँकि उस समय पे जयपाल सिंह मुंडा, जैसे कि सबको पता ही है कि जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासियों के जनप्रतिनिधि के रूप में सेलेक्ट करके, चूँकि चुनाव तो होते नहीं थे, सेलेक्ट करके उनको संविधान सभा के डिबेट में ज़बरदस्ती बिठाया गया, और बिठाने के बाद में आदिवासी क्षेत्रों के रूप में उनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको बुलाया गया। नो डाउट जयपाल सिंह मुंडा मारंगोम के जिनको कहा जाता है, काफ़ी वेल एजुकेटेड थे। उनको कहा जाता है कि नशे में भी रखा जाने लगा। जब 5वीं अनुसूची की जब चर्चा होती थी कि आदिवासी क्षेत्र में शासन प्रशासन कैसा होगा, इन सारी बातों पे जब बातें होती थी, तो उनको नशे में भी रखा जाने लगा था। जैसा कि आपका संविधान सभा का डिबेट भी अगर आप पढ़ते हैं, 2 साल 11 माह 18 दिन का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें को मेंशन उन्होंने किया है, आदिवासियों के लिए काफ़ी प्रखर रूप से आवाज़ उठाई है। तो जो एक विरोधाभास ये भी है, चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में 1950 के पहले चुनाव होते नहीं थे, और जब चुनाव नहीं होते थे तो आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों का कोई भी कानून लागू नहीं होता था। अंग्रेजों का कानून तो लागू नहीं होता था। कथित तौर पे कहा जाए कि उनकी जो सिस्टम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और आपका जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, पहले भी रहा करते थे, वो सारे आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होते थे। लागू होते भी थे तो करार के तहत होते थे। कुछ उनकी मतलब की बंदिशें थी कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा, उनके कस्टमरी लॉ, उनके ग्राम सभा को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इस तरह की जो भी पहले कथित तौर पे कहा जाए कि अंग्रेजों ने जब शासन किया था तो ऐसी व्यवस्था रखी थी, क्योंकि आदिवासी जो है वो चुनाव में शामिल नहीं होते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं, पर सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जयपाल सिंह मुंडा को, और भी जैसे 5 हमारे संविधान सभा में आपके मंगरू उइके थे, धर्मधरी बसुमतारी, और फिर मतलब कि जो बोनीफास लकड़ा, और मतलब कि 5 ऐसे टोटल रिप्रेजेंटेटिव, या कह सकते हैं कि और भी रिप्रेजेंटेटिव रहे थे जिनके बारे में हमको पता नहीं है, संविधान सभा में रखा। और आदिवासी क्षेत्रों में कैसा शासन प्रशासन होगा कथित तौर पे थोपा भी गया। जैसे संविधान सभा का डिबेट में पढ़ती हूँ तो उसमें कहा जाता है कि जो 5वीं अनुसूची का जो मूल रूप था, प्रारूप था, उसको हम संशोधन नहीं करेंगे। आपका जो कानून मंत्री थे उस समय पे भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा था कि 5वीं अनुसूची का मूल प्रारूप जो हम लेके आ रहे हैं इस पर हम संशोधन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, जयपाल सिंह मुंडा ये बात कहते हैं, आपने तो वादा किया था कि 5वीं अनुसूची को नहीं बदलेंगे, लेकिन आपके प्रारूप में ही वो चीज़ का परिवर्तन देखा जा रहा है। तो आदिवासियों को चुनाव में डालने का उस समय कहा जाए कि कथित तौर पे ये वादा किया गया था कि आदिवासियों के जो जमीन के कानून है, वहाँ पे जो लागू विधि है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉ है, प्रवृत्त विधि है। एग्जिस्टिंग लॉ मतलब कि 1950 के पहले के जो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश विधानमंडल में बने हुए कानून है, वो आदिवासी क्षेत्रों में लागू रहे थे, वो जैसे के तैसे लागू रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज के समय में वो आदिवासियों के हितकारी थे, विनाशकारी नहीं थे, ठीक है। और कहा गया कि जो प्रवृत्त विधि है, यानी कि फोर्स ऑफ लॉ है, आदिवासियों के कस्टमरी लॉ, इस पे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये सारी बातें करके 1950 में आपके उसी चीज़ को कहा जाता है, जो करार जो कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोविज़न, यानी कि प्रावधान। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका,
इन तीनों को आदिवासी क्षेत्रों में अगर लागू करना है भारत की सरकार को 1950 के बाद में, तो बिना प्रावधान या बिना मतलब कि आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है या टीएसी है, इनके संज्ञान में लाए बिना वो किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी कथित तौर पे कहा जाए कि किसी भी पॉलिसी को या किसी बिना प्रावधान के वो नहीं ला सकते हैं। तो अगर विधायिका की बात करें तो संविधान में चार तरह के चार तरीके से जो विधायिका है वो आदिवासियों पे लागू होते हैं। सांसद विधायक के रूप में, नगर पालिका के रूप में और पंचायत के रूप में, ये चार तरह से लागू होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम पालिका और पंचायत के रूप में। तो बाकी जो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और जो जनप्रतिनिधि है वो इन्हीं के माध्यम से लागू होते हैं। तो इनको लागू करने के लिए क्या है कि बिना प्रावधान के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ये चूंकि जैसे कि करार भी रहे थे आज़ादी के पहले, और करार यही था कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा, परंपरा और रूढ़िगत ग्राम सभाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो लोकसभा, विधानसभा आज़ादी के पहले आदिवासियों पर लागू नहीं थे। 5वीं अनुसूची प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 244(1) को सहारा देता हुआ, प्रशासन को सहारा देता हुआ आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची प्रावधान लाया गया। और उस प्रावधान का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ 5th शेड्यूल इज टू प्रिजर्व ट्राइबल ऑटोनॉमी, यानी कि आदिवासियों की रूढ़िगत व्यवस्था को, उनकी ग्राम सभा को बिना नुकसान पहुंचाए हुए कोई भी आप कानून लाएंगे तो कानून का मतलब कि जो विस्तार करेंगे तो सीधे सीधे आपको वहाँ के जो आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा है, उनकी ग्राम व्यवस्था है, उनका जो लागू विधि है, जमीन के कानून है, जो संरक्षण के कानून है, उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए ही आप लोकसभा, विधानसभा को लागू करेंगे। ये है आपका 5वीं अनुसूची प्रावधान। तो जैसे ही 5वीं अनुसूची प्रावधान यहाँ पे लागू हुआ, ठीक वैसे ही जैसे ही लागू होने के साथ में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव यहाँ पे कथित तौर पे इसलिए कह रही हूँ कि इसमें भी शर्त है, ये लागू हो गया कथित तौर पे कहा जाए। और नगर निगम के लिए जैसा मैंने भी पहले बताया, कैप्शन में भी मैंने लिखा हुआ है, नगर निगम को लागू करने के लिए भी प्रावधान लाए जाने चाहिए। प्रावधान क्या है? फिर से वही समता जजमेंट कहता है, ऑब्जेक्ट ऑफ 5th शेड्यूल इज टू प्रिजर्व ट्राइबल ऑटोनॉमी, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों के जो आपका जो उनका मिनी संसद है, उनकी रूढ़िगत व्यवस्था है, उनकी कस्टमरी लॉ है, इनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए ही आपको प्रावधान लाया जाना चाहिए नगर निगम या नगर पालिका के लिए, जो कि मेसा कानून कहा जाता है। मेसा कानून के मतलब विस्तारीकरण जो है नगर निगम का, आदिवासी की रूढ़ी प्रथा, ग्राम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो विस्तारीकरण का जो कानून है वो नहीं लाया गया। इस कारण से जहाँ पे भी आपका नगर निगम लागू है वो सब असंवैधानिक है। हाँ, अगर अंग्रेज के समय में 1950 के पहले से जहाँ पे नगर निगम है, सिर्फ उतना ही सीमित मात्रा में नगर निगम आदिवासी क्षेत्रों में लागू रहेगा। लेकिन 1950 के बाद में 243 के तहत जो कहा गया है कि बिना प्रावधान के आप नगर निगम को आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकते, वो इलीगल है, ठीक है। और नगर पंचायत की अगर बात करें, पंचायत को लागू करने के लिए भी आप 243M पढ़ते हैं संविधान का, फिर से वही चीज़ है, आपको प्रावधान लाना पड़ेगा। प्रावधान क्या है? उसी के अकॉर्डिंग ही प्रावधान लाया गया, पेशा प्रावधान। तो बिना प्रावधान के नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और लोकसभा, विधानसभा इलीगल है। और जो प्रावधान लाए जाएंगे उसका शर्त यही है, करार यही है कि आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा और जो लागू विधि है, उनकी जो सिलेक्शन विधि है, जिसमें आदिवासियों के द्वारा चुनकर, मतलब कि शुरू से ही आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा रही है कि कभी भी जो गमेती, पटेल, मुंडा, मानकी का जब मतलब कि जब चुनाव होता था तो चुनाव में क्या है कि आदिवासियों की सर्वसम्मति, ग्राम सभा बिठाने के बाद में सर्वसम्मति से उनको चुनकर भेजा जाता था कि आप आज हमारे जो है रूढ़िगत ग्राम सभाओं के पटेल है, गमेती है, मुंडा, मानकी है। तो ये सर्वसम्मति की बात करें, सिलेक्शन विधि की बात करें, ये शुरुआत से ही हमारे आदिवासियों में रिवाज रहा है। और मध्य प्रदेश के पेशा का जो मैं नियमावली पढ़ती हूँ, जो कि आपका कथित तौर पे जो पेशा कानून के ज्ञाता रहे थे BD शर्मा, उनके माध्यम से लिखा हुआ है, उसमें जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पे भी ये बात लिखी हुई थी, जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहाँ के लिए ये बात भी साफ साफ लिखी हुई, कहीं के भी मैंने पढ़ा हुआ है कि आदिवासियों के बीच में ऐसे आम राय की बात है, सिलेक्शन विधि से ही चुन के ही उनको आपका ऊपर में भेजा जाता था। तो जिस समय पे 1950 के बाद के प्रथम चुनाव में भी यही विधि लागू हुई थी, आपका 51 की बात करें तो चुन के लोगों को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तरह के चुन के वहाँ पे विधायकों को भेजा गया था। ऐसी बातें हमको पता चली है और ये बात सही है चाहे नहीं है, इस बात को लेके मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी डाला है।
ठीक है, पिटिशन इस तरह से कि आदिवासी क्षेत्रों में मतलब चार पांच मेरी मांगे थी 5 अनुसूची को लेके। एक तो राज्यपाल के कर्तव्यों के बारे में वहाँ पे चर्चा थी कि आदिवासियों के लिए राज्यपाल जो है वो चूंकि उनके कर्ता धर्ता है, माई बाप है, तो उनको जब काम करना है आदिवासियों के लिए तो वहाँ पे मंत्रिमंडल की सहायता से या उनकी राय सलाह से राज्यपाल महोदय को काम नहीं करना है। आदिवासी क्षेत्रों में उनको जब काम करना है तो अपने स्व विवेक से काम करना है, जिसको ही 5वीं अनुसूची के तहत उनको पावर है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फिर मे बी की बात है कि राज्यपाल चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा पिटिशन डाला गया है। वहाँ पे 3 पार्टी मैंने बनाई थी, केंद्र सरकार के केंद्रीय विधि और न्याय विभाग को, दूसरा था केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय को, और तीसरा था नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने मतलब कि आपका पार्टी बनाया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये मेरा पिटिशन डाला हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को नोटिस किया था, राज्यपालों को नोटिस किया था देश भर के, कहीं कहीं पे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ और कहीं कहीं पे नहीं हुआ, जो भी यहाँ पे मतलब कि कहा जाए काउंटर एफिडेविट आना बाकी है। लेकिन मेरा प्रेयर एक ये था कि चूँकि हमारा इंटेंशन ये था इस पिटिशन को डालने का कि चूंकि आदिवासी क्षेत्र में जो सिलेक्शन या फिर जिस तरह से जिन कारणों से चुनाव होने की बात हो रही थी, जिन कारणों से 5वीं अनुसूची के प्रावधान डाले गए थे, उनका कथित तौर पे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इस कारण से क्या है कि दिन प्रतिदिन जो कानून आदिवासियों के लिए बन रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हम भेज रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या है वो काम नहीं कर रहे। इस कारण से लोकसभा चुनाव जो 2019 का था उसको रोकने की मैंने प्रेयर की थी, मांग की थी। लेकिन उस समय पे सुप्रीम कोर्ट, चूँकि थोड़ा देर भी हो चुका था, कारण था आपका कहा जाए कि मेरे फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने लेट से पिटिशन डाला था। उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय रंजन गोगोई थे, उन्होंने वो पिटिशन पढ़ा और बोला कि ये पिटिशन देने लायक है। लेकिन उन्होंने सारे प्रेयर को माना, लेकिन ये जो प्रेयर था मेरा लोकसभा चुनाव 2019 को रोकने का, उन्होंने यह कहते हुए उसको बोला कि अगर हम, चूँकि चुनाव शुरू हो चुके हैं, अगर हम अभी लोकसभा चुनाव 2019 को रोकते हैं तो विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। यह कहकर उन्होंने उस मतलब की जो प्रेयर को उन्होंने रोक दिया। लेकिन ये पिटिशन अभी भी आपका कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चुनाव को रोकने की बात हो, नहीं रोकने की बात हो। लेकिन चलो ये बात तो सही है, चूँकि चुनाव आदिवासी क्षेत्र में होते थे, नहीं होते थे, उसके पीछे इंटेंशन यही रहा था कि 1950 के चुनाव जब नहीं होते थे आदिवासी क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो ब्रिटिश के केंद्र सरकार के कोई भी कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होते थे। वर्तमान के समय में चुनाव होने की वजह से आदिवासियों पे ये लागू हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटिशन भी डाल दिया, बहुत सारे लोगों ने पिटिशन भी डाला हो कि शायद चुनाव लागू नहीं हो। लेकिन अगर वर्तमान के समय में ये बातें हो जाती है, जैसे कि कथित कहीं कहीं पे ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित भी किया जा रहा है कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट मत करिए, लेकिन चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करने के पीछे एक हमारा ये कारण ये था कि अगर आप एक भी वोट मतलब कि या तो सारे के सारे वोट ना दिए जाए सारे क्षेत्रों से, अगर किसी जिले में, किसी आपका गांव में अगर एक भी वोट जाता है, दैट मीन्स कि उस क्षेत्र में उस कानून को लागू करने के लिए आप जिम्मेदार हो जाते हैं। तो जो लोग मतलब कि लोगों को बता रहे हैं कि आप चुनाव में भाग मत लीजिए, आप पार्टिसिपेट मत करिए, तो वहाँ पे तब ये मतलब की बातें लागू होती है जब एक भी व्यक्ति चुनाव में शामिल नहीं होता है, तब जाके उस पार्टिकुलर गांव या पार्टिकुलर क्षेत्र में वो संबंधित विधानसभा और लोकसभा का कानून जो है वो लागू नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे एक भी अगर वोट, चाहे नोटा ही सही, नोटा भी अगर उस संबंधित क्षेत्र में डाला जाता है, तो इसका कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि लोकसभा और विधानसभा का संबंधित कानून उस एक वोट की वजह से, चाहे वो नोटा ही क्यों ना हो, उस वजह से उस क्षेत्र में लागू होगा। तो ये जो मैटर है कि आदिवासी क्षेत्र में चुनाव नहीं होने का, इसका एक मतलब कि मैं कहा जाए कि भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। या तो चुनाव में एकदम ही एक भी वोट मत दीजिए, या फिर दीजिए तो अगर एक वोट दे रहे तो पूरी तरह से वहाँ पे भाग लीजिए आप, क्योंकि आपके वोट नहीं देने से क्या हो जाता है कि जो विचारधारा से बाहर के लोग हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो हमने पिटिशन डाल दिया है कि आप मतलब कि लोकसभा चुनाव को रोकिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में है कि लोकसभा विधानसभा को चुनाव को वो रोकते हैं ताकि आदिवासियों पे जो लोकसभा विधानसभा के जो कानून है वो लागू नहीं हो और मतलब कि आदिवासियों का विनाश ना हो। लेकिन चूंकि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो विधानसभा लोकसभा में हम चुन के भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी से चुने हुए लोग होते हैं। जो मुख्यधारा की पार्टी से चुने हुए लोग हैं वो क्या करते हैं कि पैसे के लालच में या फिर कहा जाए वोट बैंक के लालच में वो वही काम करते हैं जो आदिवासी समुदाय के खिलाफ में है।
तो अगर वर्तमान के समय में हम लोग जो है अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फिर चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, या फिर नोटा दबाते हैं, ये तीनों स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो विचारधारा से विपरीत आदिवासी समुदाय के हितार्थ जो विचारधारा के विपरीत लोग संबंधित क्षेत्र में आ जाएंगे, चाहे वो पंचायत में हो चाहे वो नगर निगम में हो। नगर निगम तो इलीगल है, लेकिन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के उसका वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक नगर निगम को थोड़ा बहुत कहा जाए कि थोपा हुई है, चलिए मान लिया जाए, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत में अगर हम चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो विचारधारा के विपरीत लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जो मुख्य धारा के पार्टियों के वो लोग मतलब कि आ जाते हैं जो कि आदिवासियों के हितार्थ नहीं बल्कि विनाश के लिए ही काम करेंगे। तो वर्तमान के समय में चूंकि हमारा ही ये उद्देश्य रहा था कि आदिवासी क्षेत्र में, जैसा कि हम देखा करते थे आज़ादी के पहले चुनाव नहीं होते थे, आदिवासियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, जो 60% ज़मीन आदिवासियों के पास में थी। वर्तमान में चुनाव में शामिल होने की वजह से दिन प्रतिदिन आपका कहा जाए कि भूमि अधिग्रहण हो रहा है, इल्लीगल तरीके से हो रहा है। तो इसलिए क्या था कि अगर आदिवासी चुनाव में शामिल ना हो तो एक भी आदिवासी पूरे जिले भर में, पूरे राज्य भर में एक भी आदिवासी चुनाव में शामिल ना हो, ताकि एक भी कानून आदिवासियों पे लागू ना हो। लेकिन चूंकि बहुत सारे वोट जो है या तो नोटा दबाए जा रहे हैं या फिर लोग क्या है कि एक भी व्यक्ति वहाँ पे संबंधित क्षेत्र में चुनाव में पार्टिसिपेट हो रहा है तो संबंधित लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम का कानून वहाँ पे लागू हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों पे अगर वहाँ पे ये नहीं कह देता है कि संबंधित क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो, तब तक कि हम लोगों को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ताकि हमारा विचारधारा से विपरीत व्यक्ति वहाँ पे खड़ा ना हो जाए। और हमको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी कहा जाए कि निर्दलीय तरीके से वहाँ पे हमारे विचारधारा से संबंधित व्यक्ति वहाँ पे आके चुनाव में खड़ा हो तो संबंधित व्यक्ति को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जो कि कहा जाए कि फिर से मैं कह रही हूँ कि अगर हम चुनाव में शामिल नहीं होते हैं और एक भी वोट जाता है तो संबंधित विधानसभा, लोकसभा का कानून या फिर नगर निगम, पंचायत के जो कानून है वो संबंधित क्षेत्रों में लागू हो जाएंगे और उस स्थिति में क्या है कि विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अपने संबंधित विचारधारा के लोगों को वहाँ पे भेजिए, संबंधित विचारधारा के लोगों को सपोर्ट करिए, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संबंधित क्षेत्र में चुनाव को रोकने का आदेश जारी नहीं करता है। तो आज